मिट्टी के धागे, एक माँ और बेटे की अनकही गाथा। पीतल के लोटे में तुलसी और जल भरकर वह रोज सुबह आंगन के तुलसी चौरे पर जाती, माथे पर चंदन का टीका लगाती और निशब्द प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थना में हमेशा एक ही नाम होता, आरव। आरव उसका इकलौता बेटा, उसकी दुनिया का ध्रुव तारा था। पति के असमय जाने के बाद सावित्री ने उसे अपनी आंखों की रोशनी बनाकर पाला था, हर सुख दुख में, हर धूप छांव में। आज भी जब आरव शहर में एक अच्छी नौकरी कर रहा था, सावित्री के लिए वह वही नन्हा बच्चा था जिसे भूख लगते ही माँ का आंचल चाहिए होता था। आरव उठ गया बेटा। उसकी आवाज में वही चिरपरिचित वात्सल्य घुला था। आरव कमरे से निकला, उसकी आंखों में रात की नींद की खुमारी अभी बाकी थी। उठ गया माँ? तूने फिर इतनी जल्दी क्यों उठ गई? उसकी आवाज में खीस कम और चिंता ज्यादा थी। सावित्री ने चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाते हुए कहा, मेरी तो उम्र ही अब सुबह की है बेटा, और तू भी तो देर करता है रोज। आरव चुप रहा। वह जानता था कि माँ का यह देर करना उसके लिए नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लिए होता था। उसे याद आया कैसे बचपन में वह स्कूल जाने से पहले माँ के हाथों से बनी गर्म पूड़ियाँ खाकर जाता था। उसकी माँ ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी, चाहे खुद कितनी भी तंगी झेली हो। यह बात उसके सीने पर एक भारी पत्थर सी बैठी थी। चाय की पत्ती डलते ही अदरक की तीखी खुशबू रसोई में फैल गई। सावित्री ने चाय छानकर 2 कपों में भरी, एक आरव के हाथ में दिया और दूसरा खुद लेकर आंगन की ओर चल पड़ी। यहाँ बैठ, उसने तुलसी चौरे के पास बनी सीमेंट की बेंच पर इशारा किया। सुबह की ताजी हवा अच्छी होती है। आरव जानता था कि माँ के लिए यह सिर्फ हवा नहीं, उनके बीच की अनकही बातें थीं। सुना है, मुंबई में एक नई नौकरी का मौका मिला है तुझे? सावित्री ने चाय की एक घूंट भरकर शांत स्वर में पूछा। आरव का हाथ कब पकड़े पकड़े रुक गया। यह बात अभी उसने माँ को बताई भी नहीं थी। हाँ माँ, अभी बस बात चल रही है, पक्की नहीं हुई है। पक्की हो भी जाएगी तो क्या करेगा? छोड़ जाएगा अपनी बूढ़ी माँ को अकेला? सावित्री की आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अनकहा भय था। आरव ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि माँ की हर बात में उसका भविष्य, उसका सुख छिपा होता था, पर उसे अपना रास्ता भी तो बनाना था। माँ, मैं मुंबई जा भी गया तो ऐसा थोड़ी है कि तुझे भूल जाऊंगा। वीडियो कॉल करूंगा, महीने में 1-2 बार आ जाऊंगा। और घर का क्या होगा? यह पुराना घर किसकी नजर पड़ेगी? सावित्री ने कप बेंच पर रखते हुए कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई थी। आरव को लगा जैसे यह घर ईंटों और गारे का ढांचा नहीं, बल्कि उसके भविष्य का पिंजरा था जिसमें वह फंसा हुआ था। कई बार उसे लगता था कि माँ का प्यार एक भारी चादर की तरह है जो उसे ओढ़े तो रखता है, पर सांस नहीं लेने देता। दोपहर का खाना खाते समय भी यही खामोशी छाई रही। दाल, चावल और सब्जी की थाली सामने थी, पर दोनों के मन में विचारों का बवंडर चल रहा था। तेरी चाची कह रही थी, एक अच्छी लड़की है गांव में, देखनी है क्या? सावित्री ने अचानक चुप्पी तोड़ी। आरव ने चौंक कर माँ की ओर देखा। माँ, अभी शादी की बात कहाँ से आ गई? मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। कब तक करेगा? उम्र भी तो हो रही है। और फिर जब शादी हो जाएगी, बहू आएगी, तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तेरे बाबा भी होते तो यही कहते। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। आरव को यह सुनकर हमेशा अपराध बोध होता था। उसे लगता था कि वह अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। शाम ढलने लगी थी। आरव छत पर बैठा था। दूर गांव की बत्तियां टिमटिमा रही थीं। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसमें उसके पिता की कुछ कविताएं और चित्र थे। उसने एक कविता पढ़ी, मिट्टी के धागे बुनते हैं रिश्ते, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं। यह कविता उसे अचानक अपनी माँ की याद दिला गई। माँ भी तो ऐसे ही मिट्टी के धागों से उसके और अपने रिश्ते को बुनती रही थी। अचानक उसे एक विचार कौंधा। उसने डायरी बंद की और नीचे की ओर भागा। सावित्री रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी जब आरव तेजी से अंदर आया। आरव की आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सावित्री ने पलटा। आरव की आंखों में उसने वह चमक देखी जो शायद सालों बाद आई थी। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, नौकरी पक्की हो गई है, आरव ने कहा, पर इस बार उसकी आवाज में अपराध बोध नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। सावित्री की आंखों में आंसू छलक आए, पर यह आंसू सिर्फ बिछड़ने के नहीं थे। और तू अकेली नहीं होगी माँ। आरव ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढूंगा जिससे तू भी मेरे साथ शहर में रह सके। हम दोनों कुछ ऐसा करें जिससे हम साथ भी रहें और तू भी खुश रहे। सावित्री ने अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। तुझे मैंने मिट्टी के धागों से बुना है बेटा। ये धागे टूटते नहीं, बस कभी कभी उलझ जाते हैं। उस रात माँ और बेटे ने पहली बार दिल खोलकर बात की। आरव ने अपनी आकांक्षाएं बताईं, अपनी उलझनें साझा की। सावित्री ने अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी सारी अनकही कहानियां सुनाईं। आरव को एहसास हुआ कि उसकी माँ सिर्फ उसकी चिंता नहीं करती थी, बल्कि वह खुद भी जीवन के नए रंगों को जीना चाहती थी। पर उसे हमेशा अपने बेटे की खुशी और सुरक्षा में ही अपनी खुशी मिली थी। अगले कुछ महीने आरव के लिए बदलाव के थे।
वह मुंबई चला गया, पर अब रोज माँ को वीडियो कॉल करता। सावित्री अब उतनी चिंतित नहीं दिखती थी। उसे आरव की आवाज में, उसकी आंखों की चमक में एक नई संतुष्टि दिखाई देती थी। एक दिन आरव ने माँ को बताया कि उसे कंपनी से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसके लिए उसे अक्सर यात्रा करनी पड़ेगी। माँ, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ मुंबई में आकर रहे। मैंने एक छोटा सा घर देखा है जहां हम दोनों आराम से रह सकेंगे। सावित्री ने पलकें झपकाईं। मुंबई, उसका गांव, उसका पुराना घर, क्या वह यह सब छोड़ पाएगी? सोचूंगी बेटा, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अनकहा रोमांच भी था, एक नए जीवन की दबी हुई आशा। आरव को पता था कि यह सोचूंगी ही असली जीत थी। मिट्टी के धागे कभी टूटते नहीं, बस कभी कभी अपनी जगह बदल लेते हैं, एक नई मिट्टी में, एक नए आसमान के नीचे। कुछ महीनों बाद आरव के छोटे से फ्लैट की बालकनी में एक नया तुलसी का पौधा था, जिसके चारों ओर एक छोटा सा चौका बना था। सावित्री रेशमी साड़ी पहने, माथे पर चंदन लगाए, रोज सुबह वहां प्रार्थना करती। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था, सिर्फ आरव के लिए एक असीम प्यार और अपने जीवन की नई यात्रा की संतुष्टि थी। और आरव, वह माँ के पास खड़ा होता, चाय का कप लिए, शहर की ताजी हवा में अपनी माँ के साथ अपने मिट्टी के धागों को एक नए आयाम में महसूस करता। उसने पाया था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ दूर जाना नहीं, बल्कि अपने रिश्तों को एक नई समझ और प्रेम के साथ जीना भी था। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।